दिस इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। काफी मल्टी डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए टू रीड एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली। अल्टीमेटली प्रीलिम्स में हमारा एक ही आइडिया है, टू बिकम बेटर देन अदर्स। फ्रॉम 2013 to 2025, every single question that has been asked in this subject we are going to solve in class. एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आंसर आ जाएंगे, मार्क्स आएंगे, बट वी हैव टू पुट इन दी एफर्ट। लोगों के बहुत सारे बैकलॉग्स हैं। Even during the budget session I noticed that very simple economic concepts were not being understood by people. इस बार वैसे भी सिर्फ 89 डेज हैं, 90 डेज भी नहीं है पूरे। उसमें 20 दिन अगर आपने वेस्ट कर दिए तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। एक बात आप मेरी याद रखना, आप प्रीलिम्स फेल प्रीलिम्स के दिन नहीं होते हो, आप प्रीलिम्स फेल प्रीलिम्स के पहले हो जाते हो। हेलो एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस ओरिएंटेशन सेशन ऑफ एनवायरनमेंट। आई होप यू कैन ऑल सी एंड हियर मी। ऑल राइट, सो गाइस, टुडे वी हैव एन ओरिएंटेशन सेशन फॉर एनवायरनमेंट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्टली आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, पहले उनको एड्रेस कर देते हैं एंड देन वी विल कम टू द ओरिएंटेशन सेशन। थोड़ा सा आपका टाइम आज कम लगेगा, बट आज के बाद से फिर आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा एनवायरनमेंट, काफ़ी टाइम एज इन 3 घंटे लगाने पड़ेंगे मेरे साथ रोज, बट आज उतना टाइम नहीं लगेगा आपका। तो पहले कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखो यार, बजट का सेशन हमने आज कर लिया है। बजट का सेशन अगर आप देखोगे तो बजट का सेशन हमारा 2 पार्ट्स में था। इफ फॉर दोज ऑफ यू हु हैव वॉच्ड दिस सेशन, द मेजर पार्ट ऑफ इट was that we were discussing the context of the budget. Major part was you understand the context of the budget कि बजट में कोई भी अनाउंसमेंट क्यों की गई है। अनाउंसमेंट की गई है, बट व्हाई इज द अनाउंसमेंट बीइंग डन, ये बात करी गई। ठीक है, once this was done, then after understanding the context, rather the current situation, ठीक है, then you read about the various schemes that were announced. Schemes का document I have uploaded on my website. Context जो मैंने शुरू में बताया था, I hope आप में से वो वैसे समझने की ही चीज़ है। I hope a lot of you have understood in the session only. बट उसके भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने अभी अभी अपने टेलीग्राम पे उसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे दिए हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, यू विल इजिली अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड एवरी स्कीम। जैसे अब अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको समझ आएगा कि यार हाँ, ये प्रॉब्लम थी और इसीलिए हमने ये अनाउंसमेंट करी है। आई होप दैट इज क्लियर। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब 2 बातें और हैं विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे एंड द फॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। तो इकोनॉमिक सर्वे के सेशंस कैसे होने वाले हैं? इकोनॉमिक सर्वे के सेशन सबसे पहले आदित्य कालिया सर विल बी टेकिंग ऑन यूट्यूब। आई थिंक ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेंसडे, 11 से स्टार्ट है। मैं एक बार डेट कंफर्म कर ही लेता हूँ सेकंड अभी। हाँ, 11 फरवरी को। ऑब्वियसली एक सेशन में नहीं कर सकते हम, 730 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। तो 11 फरवरी को, विच इज वेंसडे, एट 3:30 PM, or rather at 3 PM, sorry, at 3 PM, the first session is there with Aditya Kalia sir, and sir will be looking at all the chapters of the survey in detail, going into all the details that are required, the associated concepts, etc. etc. इसके आगे इन लास्ट वीक ऑफ फेब और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, या तो लास्ट वीक ऑफ फेब में या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, आई विल ऑल्सो बी टेकिंग अनदर सेशन ऑन द इकोनॉमिक सर्वे. That session will be a single session. That will be a single session that talks of economic survey, whatever is relevant for prelims. Prelims में जो जो relevant है economic survey में, completely I'll take a session on all the schemes of all the sectors, all the announcements, all the concepts, only prelims relevant information, ताकि आपको, अगर आप सारे सेक्शन देखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी है आपके पास और ये वाला ऑप्शन भी है आपके पास. सो दिस आई विल बी टेकिंग. इट विल टेक मी सम टाइम ऑब्वियसली टू रीड द इकोनॉमिक सर्वे. आप समझ सकते हैं 730 पेजेस है. विदाउट रीडिंग एवरी सिंगल लाइन बाय माई सेल्फ,
I will not be able to explain it to you and I will not be able to do justice to it. I am sure आज के बजट सेशन में भी आपको रियलाइज हुआ होगा कि ऐसे किसी भी सेशन में from my side it takes a lot of effort to read it, right? तो सेम आइडिया एक सेशन में ऐसा लूंगा प्रीलिम्स के लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे का आइडिया क्लियर है कि इकोनॉमिक सर्वे कैसे कवर करेंगे। जल्दी में रहने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू बी इन अ हरी, कवर हम जरूर कर लेंगे। इज दिस क्लियर? जहां तक मीन्स की बात है, मीन्स को भी डील करेंगे बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं आपको बता दूंगा। अभी हम जो अनाउंसमेंट्स हैं उन पे फोकस करते हैं। द थर्ड थिंग is our discussion with regards to filling the form. फॉर्म की वीडियो वेंसडे सुबह 10 बजे या 10 या 12, वो अपलोड में कभी कभी टाइम लग जाता है, बट आई वुड से वेंसडे मॉर्निंग आपको फॉर्म भरने की रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी जिसमें ऑल डिटेल्स दैट यू नीड विल बी देयर। आई नो काफी लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं, मेरे को भी थोड़ा टाइम चाहिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्टेक्चुअल थिंग्स रिक्वायर्ड। जितना मैं समझ सकता हूँ, जितना मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, उतना मैं आपको जरूर बता दूंगा। जो सर्विस प्रेफरेंस और ये वाली बातें हैं वो तो बता ही दूंगा। थोड़ी जहां मेरी अंडरस्टैंडिंग कम है वो है जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे EWS या OBC के सर्टिफिकेट्स होते हैं। सिंस आई पर्सनली हैव नो एक्सपीरियंस इन दिस मैटर, तो मुझे उस बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कम है, तो शायद वो मैं आपको उतने अच्छे से ना बता पाऊँ। But other than that, I think everything that you need for the form, I can tell you कि यार ऐसे करना है वगैरह वगैरह, that is also done. Is this understood? ठीक है, all right. अब बात करते हैं environment की। So environment we are going to, today is the orientation, तो कल से हमारी फर्स्ट क्लास होगी जिसमें हम environment की पढ़ाई करेंगे। So before we start reading environment, there are some things that I'd like to discuss with you. Firstly, please understand that this is not an easy subject. काफी multidisciplinary understanding चाहिए to read environment properly. क्यों? क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट को देखो, there are 5 parts in this subject. ठीक है, सबसे पहला पार्ट इस सब्जेक्ट का है बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिससे हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। कल हमारी पहली क्लास इसी पे है। आई थिंक इसमें हमें 2 क्लास लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। इट शुड टेक अस 2 क्लासेस टू कवर ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर जो, एंड प्लीज कीप, ये चीज प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, ताकि आई डोंट वांट टू रिपीट दिस, एंड ये इंपॉर्टेंट भी काफी है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान से सुनना। बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं, दे आर मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो यहां पर हमारा फोकस रहेगा इन कॉन्सेप्ट्स को समझने का, स्पेशली इन रीसेंट टाइम्स। यूपीएससी क्या करता है कि यूपीएससी किसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो क्वेश्चन पूछ देगा ऑन इकोलॉजिकल सक्सेशन, बट इकोलॉजिकल सक्सेशन का नाम नहीं होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन वुड बी एज इफ दे आर आस्किंग समथिंग रैंडम, बट अगर आप थोड़ा सा उस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, यू वुड रियलाइज कि ये तो सक्सेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उस टाइप की प्रैक्टिस चाहिए जैसे हमारा अभी तक का फॉर्मेट रहा है। हम स्लाइड से रीड करेंगे। स्लाइड्स आई विल अपलोड फॉर यू। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्लाइड्स देखो। द अदर थिंग इज वी यूजुअली, आई रेकमेंड कि आप ये जो क्विक रिविजन नोट्स हैं इनसे पढ़ो। ये नोट्स आज शाम को अपलोड हो जाएंगे फॉर द फर्स्ट 4 क्लासेस, ये आई थिंक हो भी चुके होंगे। फर्स्ट 4 क्लासेस के क्विक रिविजन नोट्स अपलोड हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये नोट्स हैंड रिटन क्यों नहीं है? देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। ये नोट्स हैंड रिटन इसलिए नहीं है क्योंकि एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस कम फ्रॉम वेरी स्पेसिफिक लाइंस। इट वुड रिक्वायर अस टू राइट एवरी लाइन डायरेक्टली, क्योंकि वो क्या करते हैं, छोटी छोटी वेरिएशंस करते हैं, राइट। इन द केस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोस्ट क्वेश्चंस आर कंसेप्चुअल इन द टर्म्स ऑफ कि आपको अगर टेक्नोलॉजी समझ आ रही है तो आप एप्लीकेशन समझ जाओगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर नोट्स में एफर्ट लगाने की जरूरत है। साइंस एंड टेक में आई एम श्योर आप लोगों ने, सबने ही मेरे साथ साइंस एंड टेक पढ़ा है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर साइंस एंड टेक में मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल लाइफाई टेक्नोलॉजी है, अब अगर मुझे एक लाइफाई की अंडरस्टैंडिंग है, मुझे वेवलेंथ वगैरह की अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं क्वेश्चन कर लूंगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर नोट्स को आपको एफर्ट लगा के
ध्यान से एक एक लाइन पढ़नी है. I will make my best effort to keep the notes as short as possible. They will not cross 200 pages. That is my effort. 200 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट डेफिनेटली उसको क्रॉस नहीं करे, ज्यादा मतलब ऊपर नीचे नहीं करेंगे. बट एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट. रीड इट लाइक यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत. जितने क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं प्रीलिम्स में, उतने ही क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आते हैं. तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आप बहुत लीड ले सकते हो अबव एवरीबडी एल्स. क्वेश्चंस आने ही हैं इस सब्जेक्ट से, राइट? द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इज नॉट लॉस्ट ऑन एनी ऑफ अस. वी ऑल अंडरस्टैंड दिस इज अ प्राइमरी एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट. मैं ट्राई करूंगा कि यहां पर ही नोट्स में इस साल के इकोनॉमिक सर्वे का एनवायरनमेंट का चैप्टर इंक्लूड कर लूं. दैट इज द फर्स्ट चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू रीड एंड इट विल बी माय एंडेवर एंड अटेम्प्ट कि यहीं पर इकोनॉमिक सर्वे का जो एनवायरनमेंट वाला एक चैप्टर होता है वो हम यहीं पर इंक्लूड करके यहीं पे उसको साथ में खत्म कर लें. सो वी इवन नो व्हाट द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट इट. ठीक है, तो पहली बात तो ये है, फॉर्मेट सेम है, स्लाइड से पढ़ेंगे, फिर आपका इन क्लास टेस्ट होगा जैसा अभी तक होता आया है मेरे साथ, एंड देन वी विल गो फॉर these tests will be obviously be of PYQs, and then you will have quick revision notes that I want you to read in absolute detail. Second part of environment is two related parts actually: climate change and international conventions, and along with this the third part, which is Indian government's acts. ये दोनों पार्ट्स. अब इन दोनों पार्ट्स में क्या कहानी है? जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस आज तक हुए हैं, दोज कन्वेंशंस हैव लेड टू इंडियन एक्ट्स बीइंग पास्ड. कुछ कन्वेंशन हुआ, उससे इंडियन एक्ट पास हुआ है. मोस्टली एक्ट्स में कोई ना कोई रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन 1972, द फर्स्ट recognized UN formal summit on environment. There were only two heads of government that attended that conference. Since it was happening in Stockholm, the Swedish Prime Minister was there and India's Prime Minister, Srimati Indira Gandhi ji, was there. Indira Gandhi ji, after she attended that conference, she understood the importance of environment, and then India passed a series of legislations like Water Act, Air Act to prevent pollution in India. तो ये पार्ट हम लिंक करके पढ़ेंगे. The questions here are of two types. One question in this part is largely current affairs. जैसे इस बार बायोडाइवर्सिटी एक्ट के नए रूल्स आए हैं, या इस बार यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का COP30 हुआ है. Something new has happened, fine, that we have to read. The other questions which are more difficult to solve are questions that are around the static understanding of these topics. वो मेरे पे छोड़ दो. I promise you that after you watch these lectures with me, आपको, even if you have not read about a particular convention, you will automatically understand India's stand. You will automatically understand what the world is thinking about it. Climate change जो एक बड़ा इशू है, जो मेंस में भी कई जगह पूछा जाता है. After you attend the climate change class with me, everything related to climate change is something that you will know. क्लाइमेट चेंज में वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजीज क्या हैं, क्या डिस्कशंस हैं, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड. दैट इज माय गारंटी टू यू, एंड यू विल अंडरस्टैंड इट द वे यू हैव अंडरस्टूड साइंस एंड टेक. प्योरली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है. देन द नेक्स्ट पार्ट, द फोर्थ पार्ट, इज आवर डिस्कशन ऑन पॉल्यूशन. एंड लिंक्ड आर, ऑब्वियसली हम जब पॉल्यूशन डिस्कस करते हैं तो पॉल्यूशन से ही लिंक्ड एक डिस्कशन है ऑन what are the solutions to this pollution. So pollution and the solutions of pollution. Solutions दो तरह से हो सकते हैं, या तो it could be some technology, some new technology, some new technical solution to solve a particular type of pollutant problem, some new technique, etc. Or it could be some act or some rules. So जो इंडिया की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें ऐसे काफी रूल्स हैं, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स. उन रूल्स पे क्वेश्चंस आते हैं. उन रूल्स में कुछ टर्म्स होती हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयर आर टर्म्स कॉल्ड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, राइट? इन चीजों को हम समझेंगे यहां पर कि इंडिया का आर्किटेक्चर क्या है,
even the polity part of it. For example, understanding the mandate and the judgments of the National Green Tribunal is also something we will do here. ठीक है. Last part that we will discuss here is our discussion on energy. When we do our discussion of energy, in that discussion, we again will talk about India's power sector, problems, जैसे आज बजट में किया, and solutions. But we will go into a lot more detail. So यहाँ पर मेन फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे होता है. सो लेट्स से सोलर एनर्जी, डिस्कशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, जो हमने ये पार्ट अभी करा नहीं था न्यूक्लियर एनर्जी वाला. व्हाट इज फिशन, व्हाट इज फ्यूजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में भी है, आपने आज भी देखा बजट में, शांति एक्ट, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, यहाँ पर ये डिस्कशन है. नाउ इसके बाद भी, आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, इसके बाद भी देयर आर टू थिंग्स लेफ्ट. One thing that is left here is mapping. अब मैपिंग में यहां पर क्या करना होता है? मैपिंग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि रामसर साइट्स, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जैसे कि नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा. एंड द सेकेंड पार्ट दैट इज लेफ्ट हियर इज स्पीशीज. नाउ ऑनेस्टली गाइस, दिस इज अ रैबिट होल. इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितनी डिटेल में जाना चाहते हो जा सकते हो. भिड़ गया क्वेश्चन तो हमारी किस्मत है, हो सकता है ना भिड़े, मतलब इसमें कुछ नहीं पता. क्वेश्चंस आर जनरली टफ. व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट इयर्स इज दैट नाउ मैपिंग इज नॉट समथिंग दे आस्क स्पेसिफिकली फॉर अ नेशनल पार्क. ये ऐसा नहीं करेंगे कि नेशनल पार्क बस कहाँ है ये बता दो. सो इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर ज्योग्राफिकल. दे विल आस्क, फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चंस का एग्जाम्पल बताता हूं आपको, कि which of these national parks lies in temperate alpine zone, which of these species is found in its natural habitat in which wildlife sanctuary. तो यहां पर दो चीजें समझने वाली हैं. एक तो है इसके पीछे की एक्ट्स एंड लॉजिक. फॉर एग्जाम्पल, कि नेशनल पार्क होता क्या है, who notifies it, who controls it, who determines the boundary of a national park. Can the boundary of national park be changed? What is the difference between national park and biosphere reserve? What is the difference between biosphere reserve and wildlife sanctuary? What are the different levels of protections that are offered here? ये सारी डिस्कशन हम यहीं पे करेंगे. ठीक है. There is another part to this. The other part to this is actually placing these national parks, wildlife sanctuaries and Ramsar sites on a map. एक मैप पे इसको प्लेस करना है, ये एक दूसरा पार्ट है. दिस क्लास which places all these things on a map will be taken by Pallavi ma'am, simply because my understanding of geography is not that great, and questions जो मुझे दिखे हैं वो सारे ही questions at least in the last 5 years have put these questions in this format कि यार ये नेशनल पार्क किसी एक जोग्राफिकल फिनोमिना से कैसे लिंक्ड है, राइट? So this class she will take. Every other class in this course I will take. Now, one more discussion, which is with regards to static and current affairs. Without understanding static part of environment, it is a foolishness to try and read current affairs. Without reading current affairs of environment, it is a foolishness to go to prelims. The fact of the matter is that both matter, especially in this subject. Both are things which require your absolute and immaculate attention. तो हमारा इसमें तरीका वही है. अभी जो हम नेक्स्ट 11 लेक्चर्स करने वाले हैं, 11 आई थिंक 12 लगेंगे हमें, अभी जो हम नेक्स्ट 12 लेक्चर्स करने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स, इन 12 लेक्चर्स में हमारा आइडिया होगा कि हम स्टैटिक पढ़ते रहें और हम स्टैटिक कंप्लीट कर लें. करंट अफेयर्स लेक्चर्स हैपन एवरी मंडे. आज भी मंडे है, सुबह आज आइडियली साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स होने थे. वो सिर्फ क्योंकि बजट ऑब्वियसली वाज अ मच मोर इंपॉर्टेंट एंड अ बिगर डील, हमने वो किया. बट लेट्स से लास्ट मंडे वी डिड साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स. नेक्स्ट मंडे वी आर गोइंग टू डू साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स. उसके अगले मंडे भी वी आर गोइंग टू डू साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स. तो सिमिलरली आई वुड टेक अबाउट 4 लेक्चर्स टू लुक एट करंट अफेयर्स ऑफ एनवायरमेंट. अब जो मैं आपको स्पीशीज की बात कर रहा था,
कुछ तो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो हमें वैसे भी पढ़ने हैं, चाहे वो न्यूज में हो या ना हो. फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी रिमिस if we do not read about the Royal Bengal tiger in our preparation, or Indian elephant, or the Gangetic dolphin. ये जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंडिया के हॉलमार्क फ्लैगशिप स्पीशीज हैं, इनको तो हमें पढ़ना ही है. There is no doubt about it. But other than that, questions from species generally come from current affairs only. So now, in these lectures of current affairs, what will I be covering? Every article that has appeared in the Hindu over the past 1.5 year. हिंदू का कोई आर्टिकल मिस नहीं होगा. All the announcements that are there in this year's economic survey, all the announcements that are there in this year's budget, related to environment, of course, right? इसके अलावा I don't think it will give us a good cost benefit ratio to chase anything, क्योंकि हम पढ़ने को कवर कितना भी कर लें, अल्टीमेटली याद भी होना चाहिए. एंड ये इकलौता सब्जेक्ट तो है नहीं. दिस इज अ सब्जेक्ट वेयर आर एम इज सिंपल, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू कीप दिस इन माइंड कि देखो भाई, ये सब्जेक्ट में एक सिंपल सी कैलकुलेशन है. इन द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंट देयर आर गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस. इन 15 क्वेश्चंस में, इन दीज 15 क्वेश्चंस, देयर आर गोइंग टू बी 2 questions that everybody will solve. 2 होंगे simple, and maybe there will be 5 questions which maybe I also will not be able to solve after reading all the environment that I have read. 5 question ऐसे होंगे जो कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पूछते ही ऐसे हैं, right? They are out of this world. You don't know what is happening. At least this is what has happened in the past. 5 question होंगे जो unsolvable होंगे. सारी गेम यहां पर इन 8 क्वेश्चंस की है. द बेटर वी आर एट दिस सब्जेक्ट, वी कैन डू बेटर एट दीज 8 क्वेश्चंस. आवर एम शुड बी टू गेट 6 to 7 क्वेश्चंस राइट हियर. योर कंपेटिटर्स हु आर गोइंग टू इग्नोर द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, आउट ऑफ दीज 8 विल गेट अ बिग फैट 0, क्योंकि दीज विल रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन. आवर गोल शुड बी कि इन 8 में से मिनिमम हम 4 to 5 सॉल्व करें. Now this might not look like a big number. This is 7 questions out of 15. But these are clear-cut 10 extra marks. And these are those marks that other people are not getting. Ultimately, prelims में हमारा एक ही idea है, to become better than others. And वहां पर simple सी game है, 10 question ऐसे, 10 number ऐसे निकालने हैं हमें, जो बाकी लोग mostly focus नहीं कर रहे जिस पे. 10 marks is a huge gap in prelims, huge. आप में से जितने लोगों ने आज से पहले prelims दिया होगा, I am sure you realize कि यार prelims नहीं होता है 4-5 marks से maximum. हम यहाँ एक subject से 10 marks लेने वाले हैं. This is the idea behind focusing on this subject. तो again, the teaching methodology remains the same. Teaching methodology मैं आपको बता देता हूँ, जो आप familiar भी हैं जिससे. I will teach you from the slides. You have quick revision notes given to you in advance. आज ही मैं आपको पहली 4 क्लासेस के क्विक रिवीजन नोट्स दे दूंगा रात तक. आप वो प्रिंट करके आइए. अगर उसमें कहीं कुछ थोड़ा बहुत ऐड कराना होगा तो मैं आपसे लिखवा दूंगा, अदरवाइज दे आर सेल्फ सफिशिएंट. मैं स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ, आप साथ में क्विक रिवीजन नोट्स खोल के बैठे हैं. हमने कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड किया, क्लास में ही सारे PYQs सॉल्व कर लेंगे. वी विल सॉल्व ऑल PYQs इन क्लास फ्रॉम 2013 to 2025. Every single question that has been asked in the subject we are going to solve in class. ठीक है. Then these are the first 12 lectures for static. Then we take 4 lectures more for current affairs. 4 lectures that I take for current affairs, there we are going to focus on economic survey, budget, and all the articles that have appeared in the Hindu. Obviously there can be questions from even more sources. करने को इंडियन एक्सप्रेस भी कवर कर लो, PIB भी कवर कर लो, बट ये इकलौता सब्जेक्ट है ही नहीं. So to my mind this looks like a decent classification,
एंड आपने जैसे मेरी साइंस एंड टेक की क्लास अटेंड करी होगी करंट अफेयर्स की, यू वुड हैव सीन कि मैं आपको डायरेक्टली आर्टिकल्स ही पढ़ाता हूँ. सो इवन यू आर सीइंग दैट यू आर कवरिंग ऑल दी आर्टिकल्स. सारे आर्टिकल्स कवर कर लेंगे, स्टैटिक कवर कर लेंगे, एंड देन वी आर गुड टू गो. एटलीस्ट हमें कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि हमने सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है. एंड डेफिनेटली विद दिस अप्रोच वी आर गोइंग टू गेट 8 to 10 marks higher than any of our competitors who will ignore this subject. Now, जैसे आज क्लास स्टार्ट हुई है, what would I expect from you? So this is what you can expect from me in the next 16 lectures, so to speak. Now, what do I expect from you? I expect that you will give me approximately 5 to 6 hours of your time. 5 hours, I think, should be sufficient of your time daily. How do you divide these 5 hours? From 4:30 to 7:30, I want कि आप मेरे साथ क्लास करो रोज. Then don't take a long break. बहुत बार बोलता हूं मैं ये बात, बहुत कम बार लोग सुनते हैं, मैं दोबारा बोलूंगा. Don't take a long break. From 8 PM to 10 PM, और इतना ही टाइम लगेगा, इससे कम ही टाइम लगेगा. जिसने साइंस एंड टेक ढंग से फॉलो किया है, आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस. From 8 PM to 10 PM, just do a proper revision of whatever I have taught you. And you are done. क्योंकि PYQs तो हमारे यहीं पे हो जाएंगे एंड करंट अफेयर्स भी हमारे कवर हो जाएंगे. ठीक है. इसके अलावा आपको एनवायरनमेंट में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. You will definitely be at an advantage as compared to your competitors, especially if they tend to ignore a subject or ignore this subject. ठीक है. अगर इन नोट्स के बाहर से क्वेश्चन आ रहा है, I can say with almost certainty that किसी से नहीं बनेगा वो. Nobody is solving that question. That question is not the reason why you, let's say, have a problem with reaching the cutoff. Right? But opposite will be true. There will be many questions that nobody will be able to solve, but they will be in these notes. I hope this is clear. यहां तक बात समझ आ रही है? All right. First recommendation, please do not read any other book. मैंने कुछ बुक्स के क्वेश्चन देखे यहाँ पे. ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बुक्स खराब हैं. मैं नाम भी ले लेता हूँ, शंकर आईएएस की किताब और PMF IAS की किताब. क्यों कह रहा हूँ मत पढ़ो? क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ. अगर इसके बाद आपको ही बुक पढ़नी पड़ गई तो फिर मेरा पॉइंट क्या है? फिर आप ही पढ़ लो, फिर मैं यहाँ हूँ क्यों? कोई भी और बुक प्लीज पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. आई एम रीडिंग एवरीथिंग सो दैट यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग. ठीक है. मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको ना पढ़ना पड़े. ओके, दिस इज सॉर्टेड. Now, I think there was one more doubt. आप साइंस एंड टेक की करंट अफेयर्स का क्लास का पूछ रहे हैं. नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे. हम मंडे को ही करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास. टुडे वी डिड नॉट हैव अ करंट अफेयर्स क्लास बिकॉज ऑफ द बजट सेशन. बजट सेशन वाज द करंट अफेयर्स क्लास. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. ऑल राइट. अब कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं जो आई वॉन्ट यू टू लुक एट. ये बात हमने कर ली है, ये बात भी हमने कर ली है. अब लेट मी शो यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर. ठीक है. लास्ट ईयर आई डिड मेक हैंड रिटन नोट्स फॉर एनवायरनमेंट, तो मुझे आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग, मेरे हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं. बट स्टिल आई वुड वांट कि आप प्रिंटेड नोट्स पढ़ो बिकॉज आई सॉ द नेचर ऑफ क्वेश्चंस. They are now looking at very specific lines. हैंड रिटन नोट्स में क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है तो मुझे लगता है कभी कभी शायद हम साइड की लाइंस इग्नोर कर देते हैं. Has this happened to you guys? ये चीज हुई आपके साथ कि यार साइड में कुछ लिखा था, थोड़ा सा इग्नोर हो गया. साइंस एंड टेक में ये प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इट इज फेयरली डायरेक्टली आस्क्ड. यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर the questions are more so asked with regards to every line needs to be read, but just so that you and I are on the same page and you have confidence in what you are reading, I am showing you last year's notes and the questions that came from it. ये prelims 2025 का क्वेश्चन है जो exactly directly यहां पर नोट्स में दिया हुआ है. As you can see, this is Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change. And this is a complete description of Paris Agreement, 3 mechanisms. अब क्या हुआ था, करंट अफेयर्स में सिर्फ 6.2 और 6.4 न्यूज में थे. I'll tell you the exact story.
आप देखोगे, आप सर्च करके भी देखना करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस कई लोगों की 6.2 और 6.4 न्यूज में थे लास्ट टाइम। तो 6.2 और 6.4 से क्वेश्चन हो नहीं रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है 6.8 से, जो यहां पे लिखा है, ये न्यूज में नहीं था। तो इसकी डिस्कशन बहुत लोगों ने नहीं करी, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू विल गेन एन एज हियर। डायरेक्ट आंसर इज फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स। आगे चलते हैं। दिस वॉज डायरेक्ट एयर कैप्चर, an emerging technology that was asked last year, very important this year also, and this is direct discussion of direct air capture from last year's slides. Next, the next question they had asked was on circular economy. I think the question would be on, yeah, chalo aa jayega wo question bhi. There was also a question on circular economy, so this discussion of circular economy is also here, but chalo question ke sath dekhenge. Now this question last year came on the production of ethanol, bioethanol, etc. So if you look at this question on ethanol producers, देखो अब आप ना, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस टाइप के नोट्स आपको क्यों नहीं दे रहा इस साल, and why I have evolved. Read this question. One of the two major ethanol producers in the world, of the two major ethanol producers of the world, Brazil and USA, the former produces more ethanol than the latter. कि ब्राजील का ज्यादा है या यूएस का ज्यादा है? अब फॉर्चुनेटली इन आवर नोट्स वी हैड अ कंप्लीट इन्फोग्राफिक हेयर, जिसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है ये ब्लू पार्ट यूएसए का है और ये ऑरेंज पार्ट ब्राजील का है। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि हाँ ये स्टेटमेंट गलत है और ये करते ही इसका आंसर आ रहा है। दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम आवर नोट्स। बट द प्रॉब्लम इज कि हर चीज के लिए तो इन्फोग्राफिक नहीं होगा। आप देख रहे हो कितनी इंट्रिकेट अंडरस्टैंडिंग है। इंडिया के बारे में भी नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं कि यूएस और ब्राजील में ज्यादा एथेनॉल कौन प्रोड्यूस करता है। एंड एज यू सी the answer was in the notes, and that is why this is the format we'll follow, and that is why I am telling you एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आंसर आ जाएंगे, मार्क्स आएंगे, बट वी हैव टू पुट इन दी एफर्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक वी हैड टू सी वन मोर क्वेश्चन ऑन सर्कुलर इकोनॉमी, वो क्वेश्चन शायद यहाँ डाला नहीं है टीम ने। देयर वाज आल्सो अ क्वेश्चन ऑन सर्कुलर इकोनॉमी दैट वी हैड डिस्कस्ड, राइट? सो सर्कुलर इकोनॉमी वाज आल्सो आस्क्ड हियर डायरेक्टली, राइट? Just give me a second. I think last year के questions हम एक बार discuss कर लेते हैं. I'll just ask the team to mail these slides to me. 1 second, guys. All right, we'll just get the questions in 5 minutes. हम आगे discussion करते हैं. Now, how are we going to approach environment? इस बारे में बात कर लेते हैं. We'll start with ecology and ecosystems first, and then go on to biodiversity. ये बिल्कुल basics हैं, इनके बिना कुछ समझ नहीं आएगा. First part. Then we read legislations and climate change together. Second part. Third part, pollution and solutions to pollution. Then we have the last part, sustainable development, renewable energy and new developments around it. ये सारी चीजें हमें इस सब्जेक्ट में पढ़नी है. In approximately 12 classes we should be done. 12 क्लासेस में हमारा काम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, for static at least. Up. These are some of the sample handouts that I have prepared for you. This is what I'm telling you. Read them line by line. I have added enough images, enough mind maps, charts for you to understand them and memorize them. But since questions are becoming more and more contextual, we will refer to these notes. ठीक है? All right. Class timing stay the same, 4:30 to 7:30. There might be a class on a Sunday अगर हमें कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा टाइम लग रहा हो. आइडली 11 से 12 में हो जाना चाहिए. आई माइट टेक 1 or 2 एक्स्ट्रा क्लासेस ऑन संडे टू एंश्योर कि हमारा सब कुछ खत्म हो. अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल वी लेट दिस गो ऑन फॉर मोर देन 2 weeks. द टाइम बजटेड फॉर एनवायरमेंट इज सिंपल, इट इज 2 weeks. ठीक है, 2 weeks का टाइम है, 2 weeks में इसको खत्म करना है. As far as your planning is concerned, one last message. After this, I'll show you the questions. देखो यार, ये हमारा क्लास शेड्यूल है, right? And environment current affairs classes will start from first week of March. तो फेब में हम साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स खत्म करेंगे, फिर मार्च में हम एनवायरमेंट के हर मंडे करंट अफेयर्स खत्म कर लेंगे. ठीक है? Now, please understand this, guys. This thing I have told you multiple times. आज बजट का सेशन था, ऑफलाइन भी था, कुछ बच्चे आए थे, थोड़े ज़्यादा बच्चे आए, वी डिड नॉट एंटिसिपेट.
बट जब मैंने उनसे बात करी, आई मेट एवरीबडी, आई स्टेड देयर, मैं आई थिंक सेशन से 3:30 बजे फ्री हुआ हूँ, ताकि मुझे लगा कि जो भी ऑफलाइन आए एटलीस्ट मुझसे मिलना तो चाहिए. तो आई मेट एवरीबडी, सॉरी अबाउट दिस, आई मेट एवरीबडी एंड आई नोटिस्ड कि लोगों के बहुत सारे बैकलॉग्स हैं. Even during the budget session, I noticed that very simple economic concepts were not being understood by people. लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ रहे थे. एक चीज मैं आपके सामने अब लिखने वाला हूं. प्लीज हैव दिस इन माइंड इन द एंटायरिटी ऑफ द नेक्स्ट 4 months. Constantly think about this fact. Your first priority is always these 4 subjects. चाहे मैं इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और अगर नहीं पढ़ाता होता, इवन देन आई वुड से द सेम थिंग. यार यहां यू कैन नॉट लैक इन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. यू कैन नॉट लैक इन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन दीज सब्जेक्ट्स. करंट अफेयर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आज बजट के सेशन में हुई. मैंने कहा भाई रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इज 7%. 7.4 है बट राउंडिंग ऑफ. इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 2%. व्हाट इज द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ? क्या आंसर होगा? चलो शुक्र है, मेरे बच्चे तो समझदार हैं, थैंक गॉड. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन टुडेज ऑफलाइन सेशन, और मुझे तो ऑब्वियसली ऑफलाइन वालों की आवाज पहले आएगी. कई लोगों ने ये आंसर दिया विच वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू आर ऑल राइट. इन दोनों को ऐड करना चाहिए, आंसर होना चाहिए 9%. तो जब आप ऑफलाइन सेशन ले रहे होते हो तो एक थोड़ा डिले होता है स्ट्रीमिंग में. जैसे मैंने कुछ पूछा, पहले ऑफलाइन के जवाब सुनते हैं, फिर चैट आती है, फिर मैं ऑनलाइन के जवाब देखता हूँ. जब मैंने ऑनलाइन के जवाब देखे तो ऑलमोस्ट सबके सही थे, क्योंकि मुझे पता था आप लोग ही हो, राइट. और मुझे आप पे इतना कॉन्फिडेंस तो था कि ये आप गलत नहीं कर सकते हो. ठीक है. ऑफलाइन में मुझे नहीं पता कौन था. हो सकता है कुछ हमारे स्टूडेंट्स हो सकता है कुछ नॉन हमारे स्टूडेंट्स हों जो पहली बार आए हों या व्हाटएवर. 5-6 लोगों ने, मतलब एक होता है ना कि रूम में लोग बैठे हैं तो एक यूनाइटेड आवाज आनी चाहिए, जैसे आपकी चैट में आ रही है कि हाँ 9% इसमें क्या है. रूम से जो आवाज आ रही थी, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीबडी आउट, रूम से आवाज आ रही थी 5%. तो आई वॉज अ बिट शॉक्ड. एक और भी इंसिडेंट हुआ आज, पर चलो छोड़ो, उसकी बात बाद में करेंगे. मैं बेसिकली डिस्कशन कर रहा था एक बच्चे से अबाउट CAG रिपोर्ट एंड कौशल विकास योजना. तो वो कहते हैं कि सर इट इज नॉट टेबल्ड इन पार्लियामेंट, इट इज टेबल्ड इन लोकसभा. तो मुझे ये देख के थोड़ा सा डर लग गया है ऑनेस्टली. कहते सर पार्लियामेंट गलत बोल रहे हो, लोकसभा सही बोल रहे हो. तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया ये देख के कि भाई ये 4 सब्जेक्ट मत छोड़ना. ठीक है. इफ दीज कॉन्सेप्ट्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड, there is no point to you even touching the subject of environment. Again, keep this in mind. मतलब imagine my surprise when I heard the answer 5%. थोड़ा सा डर गया था मैं. So I am honestly very thankful to you guys कि आपको समझ आ रहा है. Because यार मैं तो बजट समझाने आया था थोड़े से इस लेवल से कि भाई इकोनॉमी सबको आती है. ठीक है. मैं सोच के आया था कि भाई इकोनॉमी आती है लोगों को, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अब एक हाई लेवल पे जाके बजट का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. एंड यू गाइस आर थैंक यू फॉर बीइंग दिस अप्रिशिएटिव आल्सो. आपके बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे दिखे, थैंक यू फॉर दैट. एंड आई थिंक मजा भी आया, मुझे भी बहुत मजा आया, ऑल्दो इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट बट इट वाज फन. अगेन आई एम सेइंग, ये 4 सब्जेक्ट्स में से भाई देयर आर गोइंग टू बी 35 के आसपास सॉल्वेबल क्वेश्चंस. सॉल्वेबल क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी 50. एंड दिस इज अगेन ट्रेंड. यूपीएससी चेंज कर दे तो कर दे. इस साल तो वैसे भी उन्होंने सोच लिया कि कुछ भी सेम नहीं रहने देंगे. ना कार्डर पॉलिसी सेम, ना फॉर्म सेम, ना सिलेक्टेड लोगों के लिए रूल सेम, ना आंसर की वाला रूल सेम, कुछ भी हम सेम सब चेंज करेंगे. इस बार थोड़ा मूड में आ गए हैं वो. बट इन केस द ट्रेंड स्टेज द सेम, आउट ऑफ दीज 50 क्वेश्चंस 35 हैव बीन सॉल्वेबल इन द पास्ट. सो एनी सिलेक्टेड कैंडिडेट हु गेट्स थ्रू प्रीलिम्स कंफर्टेबली वुड गेट 65 प्लस मार्क्स है. कैसे कि भाई सारे के सारे सही नहीं होते, बट हाँ चलो यहाँ पे 30 सही कर दिए, कुछ यहाँ पर जो 15 बचे उसमें कोई 1-2 सही कर दिए, तो 35 में से 30, कुछ 2 और यहाँ पे सही कर दिया, 65 प्लस मार्क्स आ गए. ये 65 नंबर यहाँ से आने हैं. अगर ये 65 मार्क्स नहीं आ रहे ना दोस्त,
तो फिर तो नहीं हो रहा है प्रीलिम्स। तो दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ये बात याद रखना। फिर सेकंड प्रायोरिटी है ये 5 सब्जेक्ट। मैं ये बात बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि इंग्रेन हो जाए, ठीक है। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं यार, इससे मिला के देर आर गोइंग टू बी सॉल्वेबल। अब वो नहीं पता इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि लास्ट ईयर एनवायरनमेंट बहुत कम सॉल्वेबल था, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने मंगा लिए, इवन दो यू विल सी अ लॉट ऑफ, तो आई विल शो यू द क्वेश्चंस आल्सो, बट टफ था एनवायरनमेंट लास्ट टाइम। यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि यार इनमें से कौन सा सब्जेक्ट इजी आ गया। लास्ट ईयर आईआर इजी था, एमैक इजी था, साइंस एंड टेक डुएबल था, एनवायरनमेंट थोड़ा सा टफ था। इस साल दे कैन चेंज द फॉर्मेट, वी डोंट नो, but overall the trends have been that there will also be total 50 questions from here, but solvable questions will be 20 to 25. 20 तो होते ही हैं, 20 a good aspirant can get right here if they have studied these subjects. तो 40 मार्क्स का टारगेट यहां पर है। नेट 20 बोल रहा हूं मैं, यहां पर भी नेट बोल रहा हूं, नेट मार्क्स 65 मार्क्स फ्रॉम हेयर, 40 प्लस मार्क्स फ्रॉम हेयर। टोटल आइडिया वुड बी टू गेट 105 110, ताकि हमें प्री के बाद ये डाउट ना हो कि यार मेरा प्री हो रहा है या नहीं हो रहा। आई शुड बी वेरी क्लियर, प्री खत्म हुआ, एक अब तो आंसर की आई थी यूपीएससी की, एक वहां उस टाइम पे भी एक ट्रेंड होता है कि चलो अब सब अपनी आंसर की करेंगे, हम भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसी और को, हम भी करते हैं, मैंने भी वीडियोस करी हैं इस टाइप की कि चलो अब सब आंसर की डिस्कशन करेंगे, फिर झगड़ा होगा कि नहीं यूपीएससी ने आंसर ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ये देखो ये वाला रिसर्च पेपर देखो, ये बहुत होता है, लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो थैंकफुली अ गुड चेंज हैज बीन मेड कि इस बार यूपीएससी की खुद की आंसर की आ जाएगी। 24 को पेपर है, 26 से पहले 27 से पहले नोटिफिकेशन के हिसाब से बाय 27th यू विल हैव द यूपीएससी आंसर की विद यू। यूपीएससी की आंसर की 27th को आ जाएगी, 27th को आपको आपके मार्क्स पता होंगे। आंसर की में हार्डली कोई 1-2 क्वेश्चन चेंज करेगा यूपीएससी, करेगा या नहीं करेगा वो पता नहीं, बताएंगे, बट जो उन्होंने दे दिया वो तो दे दिया। On 27th, we will all know our marks from an authentic answer key, which has not happened till date. तो अगर 27th को हमें हमारे मार्क्स पता हैं, 28 से हमें मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, हमारे इतने मार्क्स होने चाहिए। फॉर दैट यू वुड नीड अ स्कोर ऑफ 100 प्लस। प्रीलिम्स क्लियर 90 पे भी हो जाएगा, बट 90 पे ना आपके पहले 20 दिन इस दुविधा में जाएंगे कि यार मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या रिप्रेजेंटेशन थी, वो क्या कह रहा है, कितना कट ऑफ होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं भी बनाऊंगा वीडियो में, अभी बता रहा हूं आपको मैं बनाऊंगा, ठीक है। बट यू शुड बी समबडी जो इससे इम्यून हो, एक बार आंसर देखे कि यार अच्छा, एंड दिस इज एग्जैक्ट स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको अपनी। सेकेंड अटेम्प्ट में ज्यादा था ये, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेरा हुआ था, मेरे 115 मार्क्स आए थे, क्लियर तो हो रहा था, मुझे पता था, फिर भी मैं कट ऑफ की वीडियोस देख रहा था क्योंकि मजा आता था, फीलिंग होती थी कि अरे यार देखो मैंने प्री निकाल दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। And it was this foolishness that led me to fail in the mains in my first attempt. Looking back, अगर मैं थोड़ा ऑप्शनल अपना अच्छे से पढ़ लेता और ये फालतू का टाइम वेस्ट ना करता और एंड में गिव अप ना करता, आई वुड डेफिनेटली हैव गॉटन मच बेटर मार्क्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आल्सो। मेंस तो मैं क्लियर कर ही लेता, सिलेक्टेड होने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब करने के बाद भी मेरा मेंस सिर्फ 18 मार्क्स से छूटा था फर्स्ट अटेम्प्ट में। आई हैड 727 मार्क्स, कट ऑफ फॉर 745। तो हर पेपर में 2 नंबर, हर पेपर में 2 नंबर, 2.5 नंबर हर पेपर में। तो कोई ऐसा बहुत गैप नहीं था कि मैं बहुत पीछे था, बट वो टाइम जो वेस्ट होता है ना प्री के बाद, वो बहुत इंपैक्ट करता है हमें। सो आई वुड वांट दैट ऑल ऑफ यू, और एटलीस्ट द वंस, सारे तो होंगे नहीं ऐसे, बट एटलीस्ट द वंस जो यहाँ पर सीरियस हैं, जो एफर्ट लगाएंगे दोनों जगह पर इक्वली, वो ऐसे हों कि भाई हमारे तो 105 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, and with these 105 plus marks I am sure, with these 105 plus marks I am sure कि यार मेरा तो प्री हो रहा है, ठीक है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे 27th को आंसर की आई, 28th को हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और ये जो आप 10 दिन का एडवांटेज लोगे ना, रिजल्ट आने में 10-15 दिन लगेंगे, उसके बाद रिजल्ट जनरली 15 जून के आसपास आता है। तो जैसे हम भी देखते हैं हर साल मेंस में, तो आपको पता ही है दैट we work very hard for the mains and we have the best team for mains, and I can say that with confidence। इस बार का रिजल्ट भी आपको ये बात दिखा देगा। 2 टाइम पे बच्चे ज्यादा मेंस पे फोकस करते हैं। एक होता है जब प्री जस्ट हुआ होता है तो सब मेंस की बात कर रहे होते हैं,
वो बच्चे होते हैं जिनका एक्चुअली मेंस क्लियर होता है, जो शुरू से श्योर होता है, और सेकंड टाइम होता है रिजल्ट आने के बाद, बट रिजल्ट आने में ना 20 दिन चले जाते हैं। इस बार वैसे भी सिर्फ 89 डेज हैं, 90 डेज भी नहीं है पूरे, उसमें 20 दिन अगर आपने वेस्ट कर दिए तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इट इज दिस डिफिकल्ट एंड कट थ्रोट, बट इट इज बिकॉज द रिवॉर्ड इज सो ग्रेट। ठीक है, एक बात आप मेरी याद रखना, आप प्रीलिम्स फेल प्रीलिम्स के दिन नहीं होते हो, आप प्रीलिम्स फेल प्रीलिम्स के पहले हो जाते हो। पीपल हु आर गोइंग टू फेल इन प्रीलिम्स आर गोइंग टू फेल राइट नाउ, नॉट ऑन द डे ऑफ प्रीलिम्स। उस दिन कुछ स्पेशल नहीं होता, अभी हो रहा है जो हो रहा है। दिस इज द एंड गेम दैट यू आर इन। ठीक है, तो ये डिवीजन हमेशा हमें याद रखना है। वी हैव टू रिमेंबर दिस डिवीजन एंड कीप दिस फोकस। आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टूड। ऑल राइट, वन लास्ट क्वेश्चन ताकि थोड़ा डर और लगे। व्हेन इज प्रीलिम्स 2026? प्रीलिम्स 2026 कब है? 31 मार्च। ठीक है, लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। ज्यादा टाइम और लूंगा नहीं आपका, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, जस्ट गेटिंग दोज क्वेश्चंस। जस्ट बिफोर वी एंड टुडेज क्लास, मैं चाह रहा हूं कि आपको एक बार 2025 के सारे क्वेश्चंस दिखा दूं। देन वी विल एंड दिस क्लास फॉर टुडे एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन बेसिक्स। ठीक है, सेम टाइम 4:30। आज अगर आपके पास थोड़ा टाइम बच रहा है तो प्लीज कंप्लीट द डिस्कशन ऑन बजट, टालना मत। अगर आज हो सकता है तो आज करके खत्म कर दो। ऑलराइट, तो अब एक बार क्वेश्चंस जो हमें देखने थे वो देख लेते हैं। लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट दोज क्वेश्चंस। सो पहले तो हमने देखा, एक बार लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ prelims 2025 once, and why am I telling you that this part was last year a bit tough. So पहला ये क्वेश्चन था on article 6. Now like I said, 6.2, 6.4 and 6.8 पे ये क्वेश्चन है। Now in most current affairs compilations 6.2, 6.4 was covered, 6.8 was not covered, as you can see here. But the idea was that it required in-depth understanding. Even after reading this again, it will take you some understanding to solve this because of the nature of question. Although notes में सारी information है, but ये देखो statement 2 and statement 3 are correct, but only one of them explains statement 1. इस टाइप का क्वेश्चन था, तो it was a tough question to solve. एक और वीडियो में सोच रहा हूँ, हाँ आप मुझे बता सकते हैं if you would like this. एक और वीडियो में सोच रहा हूँ on various types of MCQs and how to approach them. अब ये देखिए डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये जो डायरेक्ट एयर कैप्चर की डिस्कशन है ये हमने डायरेक्टली करी थी। दिस वाज स्टिल समथिंग दैट यू कुड हैव डन, बट इवन हियर लिंक्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज वाज आस्क्ड। इस बार भी इस पे क्वेश्चन आने वाला है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, बहुत फोकस किया है बजट ने इस पे। देन लुक एट दिस, जो मैंने आपको दिखाया, 2 मेजर एथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड यूएस, फॉर्मर प्रोड्यूसर्स मोर देन द लैटर। तो ऑल्दो यहाँ पर हमारे पास ये इन्फोग्राफिक था जहाँ पे यूएसए और ब्राजील पूरा कवर्ड था, बट फिर भी देयर कैन बी सम केस कि कुछ ऐसा बहुत ही इंट्रिकेट या नीश हो जो नोट्स में लिखा हो बट इन्फोग्राफिक ना हो। अब हो गया होगा इन्फोग्राफिक की वजह से मोस्ट लोगों से सॉल्व, बट द पॉइंट इज एक एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, द क्वेश्चंस आर बिकमिंग टफ। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन वाज still easy to solve because the concept was something that we had studied. Circular economy डायरेक्ट हमने नोट्स में पढ़ा था, but again look at the nature of question. This explains, this doesn't explain, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगेन ये एक और प्रॉब्लम है और इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा भी, इस पे बात भी करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था ऑन कॉप 28। अब हो सकता है लोग अपने अपडेट कर लें, है ना, नोट्स अपडेट कर लें वगैरह वगैरह, बट मैं आपको लास्ट ईयर की कहानी बता रहा हूं, इट वॉज नॉट कवर्ड इन एनी स्टैंडर्ड सोर्स, कहीं भी ये क्वेश्चन कवर्ड नहीं था। And that is why I'm telling you there will be some questions every year that nobody will know, and again in the format of one explains, two explains. So very difficult to know if you don't know the context. And किसी स्टैंडर्ड सोर्स में मैंने सारी कंपाइलेशंस बुक सर्च कर ली, कवर्ड नहीं था। अब इंटरनेट पे इस चीज को सर्च करोगे तो मिल जाएगा, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू लुक एट स्टैंडर्ड कंपाइलेशंस, वहां पर ये नहीं था। अब ये क्वेश्चन देखो, पीकॉक टैरेंटुला, even if you know what a peacock tarantula is,
tarantula is like a spider, even if you know that. The point is, look at the question and the options. एक स्पीशीज पे क्वेश्चन आया, वो भी ऐसा जो ये करंट अफेयर्स में है ही नहीं, कोई न्यूज नहीं आई है पीकॉक टैरेंचुला पे। एक आदि कोई रैंडमली बैक डेट में जाके दिखा दे कि देखो उस दिन न्यूज आई थी और आपको पहले से ही सप्लाई जाना चाहिए था कि हिंदू में एक साल में 1000 स्पीशीज की बात हुई और इसी पे क्वेश्चन आना था। अगर वो नहीं है तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस आल्सो, स्पेशली बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ऑप्शंस, राइट? नाउ दिस क्वेश्चन अगेन emphasizes what I am saying. They asked about carbon dioxide emissions in India कि इससे कम है. Now look at the intricacy. They are less than 0.5 ton CO2 per capita. Now if you were to just read a little bit, you would know कि 0.5 तो बहुत कम है, इंडिया के इससे कहीं ज्यादा है. अब कोई एक रिपोर्ट में 0.6 था, but most reports में it is more than 1 ton. Then they had asked that India is second in Asia Pacific region in terms of fuel combustion. And again, electricity and heat are the largest sources. यहाँ पर हमने ये बात करी हुई है नोट्स में कि कहाँ से हमारी ग्रीन हाउस गैस आती है और कौन से एरिया से ज्यादा एमिशन होता है. बट द क्वेश्चन वॉज वेरी इंट्रिकेट लास्ट ईयर, वेरी इंट्रिकेट, वेरी कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस यू वुड सी. तो लास्ट ईयर ये सब्जेक्ट टफ था. अब ये क्वेश्चन ऑन रेन फॉरेस्ट फाइटोप्लैंक्टन, ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इसमें, जैसे मैं आपको कह रहा था, क्वेश्चन ऐसा लगेगा आपको कि ये तो रैंडम चीज पूछ रखी है. But this question was actually about dissolved oxygen, and they had asked about phytoplankton and diatoms and photosynthetic bacteria in a PYQ. तो वो PYQ करा हुआ हो, dissolved oxygen का concept आता हो और वहां पर आप अप्लाई कर पाओ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है even after reading all of this. अब ये क्वेश्चन देखो, कौन सा शराब है, वैसे तो इसको आप ज्योग्राफी भी कह सकते हो, बट दिस वाज आल्सो नॉट कवर्ड इन एनी स्टैंडर्ड सोर्स. हो सकता है आप एक आधा एलिमिनेट कर लो. यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखो, 2, 3, 4, ऑल द 5. तो ये प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट की कि कभी कभी एक क्वेश्चंस बहुत टफ पूछते हैं, कभी कभी दे वुड आस्क वेरी इजी क्वेश्चंस आल्सो. सो इवन आफ्टर क्वेश्चंस बीइंग कवर्ड, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए, ऐसे 7-8 और भी क्वेश्चन हैं. इवन आफ्टर क्वेश्चंस बीइंग कवर्ड, यू वुड सी दैट दीस क्वेश्चंस आर नॉट कवर्ड एनीवेयर एल्स, और दे आर नॉट सॉल्वेबल. कि यार ये तो कवर किए हुए हैं, पढ़ा हुआ है, फिर भी इसको करना मुश्किल है. एंड दैट इज व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग दैट ऑल ऑफ यू must read every single line carefully, कि जो हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उसमें से हम कुछ गलत ना करें. So this is the approach for environment. This I've already discussed. I hope the message is clear. ठीक है? If you guys want, you can tell me and I can make another video on these 15 types of MCQs. ये जो 15 MCQ types हैं, 15 तरह के ही क्वेश्चन आज तक यूपीएससी ने पूछे हैं. अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस आल्सो कि इसको कैसे सॉल्व करना है. ओ यस बंडल को, अरे एक सेकंड, एक दो डाउट्स दिखे मुझे कि यार वो जो मैपिंग की क्लास है वो बंडल कोर्स में अवेलेबल होगी या नहीं. बिल्कुल होगी. एनवायरनमेंट का पार्ट है नेशनल पार्क्स की मैपिंग, और पल्लवी मैम की नेशनल पार्क्स वाली क्लास आपके लिए अवेलेबल होगी. ठीक है यार, ये क्यों करते हो तुम ये सब? नॉर्मली अंडरस्टैंड यार, ये थोड़ी होगा. ठीक है, ठीक है, जो लोग बंडल कोर्स में हैं डोंट हैव दिस प्रॉब्लम. ठीक है, ये 15 एमसीक्यू वाली वीडियो में बना देता हूं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डन है. आई विल मेक दिस वीडियो ऑन 15 एमसीक्यूज. एक बार मैं फॉर्म फिलिंग की वीडियो बना लूं, फिर ये 15 एमसीक्यूज की वीडियो मैं जरूर आपके लिए बनाता हूं. एंड आई विल टेल यू हाउ टू अप्रोच ईच टाइप ऑफ एमसीक्यू. एक आधा कुछ नया ये जरूर करेंगे इस साल, बिकॉज एवरी ईयर 1 न्यू टाइप गेट्स एडेड. बट जो ऑलरेडी कांस्टेंट है, जो ऑलरेडी टाइप से कर चुके हैं, एटलीस्ट उसमें एक अप्रोच डेवलप कर लेते हैं. स्पेशली मुझे लगता है कि ये जो असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, वेयर देयर इज असर्शन रीजन और देयर इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन कि यार ये एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है, ये पार्ट एटलीस्ट इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये पार्ट हम डिटेल में देख लेंगे. ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे. बाकी आई विल सी यू गाइस टुमारो. कल से हम स्टार्ट करते हैं. नोट्स विल बी अपलोडेड बाय टुनाइट. उनको आज प्रिंट कर लीजिएगा. पहली 4 क्लास के नोट्स आज आपको मिल जाएंगे. वो करके इन 4 क्लास को पढ़ते हैं, फिर वहां से आगे चलेंगे. थैंक यू फॉर योर टाइम. एंड जो आज आपके 2 घंटे बच रहे हैं, जो 2 hours you are getting free today, please spend them and read the budget and complete it today only. ठीक है, ठीक है. थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो.